आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने लगाई इजराइल में बड़ी साइबर सेध, हासिल किए इजराइल के हजारों न्यूक्लियर दस्तावेज। ट्रंप और नेतन्याहू ने की फोन पर 40 मिनट बाद ईरान और गजा के हालात पर किया तबादला ख्याल। बटला हाउस में तोड़फोड़ पर रोक से एचसी का इनकार, अमानतुल्लाह की अर्जी पर सुनवाई की दी नई तारीख। मरकज के 11 साल पूरे होने पर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, हिंदू मुस्लिम नफरत के माहौल को खत्म कराएं पीएम मोदी। ईद के दौरान असम में 16 गिरफ्तार, गैर कानूनी जबीहा का है इल्जाम। अकलियतों का दिल जीतने की बीजेपी की प्लानिंग, मस्जिद से गुरुद्वारे तक बैठ के करेगा माइनॉरिटी सेल। हर घर तक पहुंचे हिंदुओं को एक करे, भागवती संघ कारकुनान को तलकीन। 2029 के बाद से हुकूमत का चुनावी टारगेट सेट, वन नेशन वन इलेक्शन वाली जीपीसी की बढ़ेगी मियाद। कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। रोजगार मेले को लेकर गर्वित संघवी का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली में बेजमीन कैंप पहुंची साबिक सीएम आतिशी, पुलिस ने आतिशी को लिया हिरासत में। गैर कानूनी तौर पर रह रहे 66 बांग्लादेशी गिरफ्तार, घनी आबादी वाले इलाके में छिपकर रह रहे थे बांग्लादेश। स्पेस स्टेशन जा रहे शुभांशु शुक्ला की टल गई उड़ान, एक्सज्यूम 4 की मिशन लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ईरान के बीच जारी कशमकश के बीच ईरान ने इजराइल को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर एक साइबर अटैक कर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हजारों दस्तावेज हासिल किए हैं। ईरान के लिए जितनी बड़ी कामयाबी है, उतना ही तगड़ा झटका इजराइल के लिए है, जो ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के मंसूबे बनाए बैठा था। इसके साथ ही ईरान ने वाज़ेह तौर पर इजराइल के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि तेहरान पर हमला होने के हालात में इजराइल के छिपे हुए न्यूक्लियर मकामात पर हमला करना मुमकिन हो सकेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत का दौर काफी वक्त से जारी है। यहाँ तक कि ईरान ने धमकी तक जारी कर दी थी कि अमेरिका दबाव बनाएगा तो डील नहीं होगी। उधर इजराइल को भी ईरान लगातार चेतावनी जारी कर रहा था, वो किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। इन सब बातों के दरमियान ईरान ने इजराइल की नाक के नीचे से इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हजारों दस्तावेज हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने ये काम इतने खुफिया तरीके से किया कि दुनिया की सबसे तेज तरार, चालाक, हाईटेक, खतरनाक खुफिया एजेंसी होने का दावा करने वाली इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी ईरान की शातिराना अटैक को रोक नहीं पाई। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक ईरान ने इजराइल के खिलाफ खुफिया मालूमात का खजाना हासिल किया है, जिसमें मुबैना तौर पर इजराइल की न्यूक्लियर एक्टिविटी, अहम बुनियादी ढांचे और खित्ते के लिए प्लानिंग से मुतालिक खुफिया मालूमात शामिल हैं। जरायों ने बताया कि डेटा में इजरायली कब्जे के प्रोजेक्ट्स और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी से मुतालिक हजारों दस्तावेज शामिल हैं। जरायों के मुताबिक ये ऑपरेशन कुछ वक्त पहले हुआ था, लेकिन दस्तावेजों की भारी मिकदार और पूरे माल को महफूज तरीके से ईरान ले जाने की जरूरत के बाइस इस मामले को खुफिया रखना जरूरी था। ईरान को इजराइल की न्यूक्लियर एक्टिविटी का ऐसा खजाना हासिल हुआ है कि उसका मुआयना करने में ही लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि इसमें फोटोज और वीडियोज भी मौजूद हैं। ईरान को ये बड़ी कामयाबी इजराइल के साथ न्यूक्लियर तनाजे के बीच हासिल हुई है, क्योंकि इजराइल एक लंबे वक्त से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा है, जिसके खिलाफ तेहरान ने चेतावनी दी है। इसी को लेकर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं की जाएंगी, बल्कि इजराइल कब्जे वाली यूनिट के हदफ तबाह किए जाएंगे। IRGC जर्नल ने कहा, इजराइल हमारी कुव्वतों से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसमें शामिल सभी पार्टियों को इसका हर्जाना भुगतना होगा। पीर की शाम को इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप के बीच फोन कॉल में ईरानी जौहरी मुद्दे और गजा में जारी जंग पर बातचीत हुई। बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली। हिब्रू अखबार येदियोत एहरोनोत ने बताया कि दोनों के बीच बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली और तेहरान और वाशिंगटन के बीच नए जौहरी मुआहदे से मुअत्तिल चल रही बातचीत में ईरानी मुद्दे पर तबादला ख्याल किया गया। इजरायली अखबार के मुताबिक कॉल में गजा में कैदियों के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब समझौतों पर पहुंचने के लिए बातचीत खत्म हो गई है। इजरायली अपोजिशन और कैदियों के खानदान वाले नेतन्याहू पर अपने ज्यादती सियासी मफाद, खासतौर से अपनी हुकूमत में सख्तगिर गुट के जवाब
में जंग जारी रखने का इल्जाम लगाया ताकि उनकी हुकूमत जारी रहे। तेल अवीव का ख्याल है कि गजा में 56 इजरायली कैदी हैं, जिनमें से 20 जिंदा हैं। ट्रंप के साथ अपनी कॉल के बाद नेतन्याहू एक मुख्तसर सिक्योरिटी ब्रीफिंग मुनक्किद करने वाले हैं। अखबार ने बताया कि ईरान ने पीर की सुबह ऐलान किया है कि वो नए जौहरी मुआहदे के लिए अमेरिका के जरिए तयशुदा शर्तों के लिए जवाबी तजवीज पेश करेगा। अखबार के मुताबिक अप्रैल से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ईरान के जरिए यूरेनियम खनन जारी रखने की सलाहियत को लेकर दोनों पार्टियों के बीच क्लैश की वजह से फिलहाल तातुल का शिकार है। इसी सिनेरियो में इजरायली चैनल 14 ने बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत का असली फोकस ईरानी मुद्दा था। इसने आगे कहा कि अमेरिकी सदर ने लगभग 2 महीने पहले ऐलान किया था कि वो ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अब ये मुद्दत सिर्फ 3 दिन में खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम समाज की तरफ से प्रशासन पर गलत नापजोख और एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। और प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि मस्जिद अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी और मुस्लिम समुदाय ने खुद ही मस्जिद को ध्वस्त किया है। उत्तर प्रदेश में मुबैना इलीगल मदरसे और मस्जिदों के खिलाफ इंतजामिया की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में संभल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मुबैना तौर पर एक इलीगल मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस दावा कर रही है कि मस्जिद के खिलाफ मुस्लिम बिरादरी ने पिछले नोटिस के मुताबिक खुद से कार्रवाई की है। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से इंतजामिया पर गलत नापजोख और एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज उत्तर प्रदेश के संभल जिला के हयात नगर थाना इलाके में मुबैना तौर पर रोड के साइड बनी एक मस्जिद को बुलडोजर कार्रवाई के तहत मिसमार कर दिया गया। वहीं इंतजामिया के जरिए उसी जगह पर मौजूद एक मंदिर के कुछ हिस्से को भी हटाने का दावा किया जा रहा है। इंतजामिया का दावा है कि ये मस्जिद तजावुजात की जमीन पर बनाई गई थी। गुज़िश्ता मई के महीने में वहां की SDM वंदना मिश्रा ने मुतनाज़ा मकाम का मुआयना किया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी और मंदिर के जिम्मेदारों को नोटिस दिया गया था। अब पीर को नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में टेंशन का माहौल हो गया। मस्जिद के पास भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती ने हालात को खराब नहीं होने दिया। कोई भी हिंसा नहीं हुई। इस कार्रवाई के दौरान PWD के अफसर भी मौजूद रहे। जस्टिस गिरीश कटपाली और जस्टिस तेजस करिया की बेंच आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान की तरफ से दायर PIL पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने पीर की शाम करीब 6:10 पर मामला सामने आने के बाद इसे 11 जून के लिए दर्ज कर लिया है। बेंच ने कहा कि हम इस पर फिलहाल रोक नहीं लगाने जा रहे, क्योंकि हमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि एक जज ने पहले ही कई लोगों को उनकी दरख्वास्तों पर अबूरी राहत दे दी है, लेकिन ये मामला अवामी मफाद में दायर किया गया है। इससे पहले सिंगल जज के तौर में जस्टिस करिया ने इलाके के कुछ रिहायशियों की दरख्वास्त पर स्टेटस को बनाए रखने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा 4 जून को बटला हाउस इलाके में इसी तरह के एक ढांचे के सिलसिले में भी ऐसी ही राहत दी गई थी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA को 4 हफ्ते में अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सिंगल जज के सामने 3 दरख्वास्तों ने DDA के जरिए 26 मई को जारी किए गए मिसमारी नोटिस को चैलेंज किया था। आप MLA खान की तरफ से पेश सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने बेंच के सामने कहा कि मिसमारी की कार्रवाई 11 जून को मुकर्रर है और उन्होंने अदालत से इस पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। DDA के वकील ने अर्जी की मुखालफत करते हुए कहा कि अर्जी गुजार MLA हैं, वो मुतासिर फरीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुबैना मुतासरीन को राहत देने से इनकार कर चुका है। हाई कोर्ट ने कहा कि वो 11 जून को फरीकैन को सुनेगा कि क्या बेंच अर्जी पर गौर कर सकती है। जहां बेंच में 2 जजों में से एक ने कुछ अफराद की इस तरह की दरख्वास्तों पर सुनवाई की है और कुछ राहत दी है। वार्षिक कावड़ यात्रा के नजदीक आने के साथ ही मुजफ्फरनगर के संत स्वामी यशवीर महाराज का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामोफोबिक तबसरा करने और फिरके वाराना तनाजा भड़काने के लिए उनकी तीखी मजम्मत हो रही है। वीडियो में संत ने मुस्लिम बिरादरी के मेंबरों को जिहादी कहा है और उन पर हिंदू जज्बातों की मुबैना तौर पर बेइज्जती करने के लिए हिंदू धार्मिक नामों से भोजनालय और दुकानें चलाने का इल्जाम लगाया है। स्वामी यशवीर का दावा है कि यात्रा मार्ग पर मुस्लिम दुकानदार जानबूझकर हिंदू बिलीव्स की बेइज्जती करने के लिए खाने को गंदा करते हैं। वो वीडियो में कहते हैं वो मर्दों को नपुंसक और ख्वातीन को बाज बनाने के लिए थूक, पेशाब, गाय का मांस या दीगर चीजें मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि सफर के दौरान लगभग 5000 हिंदू वीर तैनात किए जाएंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि मुसलमानों को दुकानें चलाने की इजाजत ना दी जाए, और मांग की
कि सभी दुकानदार अपने धर्म को आम तौर पर जाहिर करें। ये तबसरा मुजफ्फरनगर में लंबे वक्त से चल रहे तनाजे के बीच आया है, जहां लगभग आधी आबादी मुस्लिम है और कांवड़ यात्रा मार्ग का 240 किलोमीटर से अधिक हिस्सा गुजरता है। पिछले साल इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक मुतनाज़ा हुक्म जारी किया, जिसमें दुकानदारों को अपना नाम और मजहबी पहचान जाहिर करने की जरूरत थी, जबकि पुलिस ने दावा किया कि ये फिरके वाराना तनाजे को रोकने के लिए किया गया था। नागरिक समाज ग्रुपों, कारकुनों और अपोजिशन लीडरान ने इस हुक्म की कड़ी मजम्मत की और इसे फर्क करने वाला और गैर आईनी बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सरबराह मौलाना शहाबुद्दीन ने मोदी हुकूमत की तारीफ की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी को मुबारकबाद दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 11 साल पूरे होने पर मुबारकबाद पेश की। मौलाना ने कहा कि मरकज की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों से सभी बिरादरी के लोगों को फायदा पहुंचा है। स्कीमों में किसी तरह से फर्क नहीं किया गया। कुछ स्कीमें तो पहली बार शुरू हुई हैं, जिनकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। मौलाना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पहले 2 पीरियड में हिंदू मुस्लिम के वाकयात बहुत कम हुए हैं, मगर तीसरे दौरे हुकूमत के पहले साल में बड़ी तेजी से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल बढ़ा है। देश के मुख्तलिफ हिस्सों में अकलियतों के साथ हिंसक हादसात हुए हैं। इसके जिम्मेदार वो छोटी छोटी तंजीमें हैं जो आए दिन हंगामा मचाती हैं। पीएम मोदी को इन तमाम चीजों पर तवज्जो मरकूज करना होगा। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमान और मरकजी हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला बंद है। इस वजह से दूरियां बढ़ी हैं और आपसी मोहब्बत में कड़वाहट आई है। इसको दुरुस्त करने के लिए पीएम को अपने बंद दरवाजे खोलने होंगे। मुसलमानों से बातचीत करनी होगी। हिंदू मुस्लिम नफरत के माहौल को खत्म कराएं। मौलाना ने तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हुए कहा कि वो लोग भी दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। किसी शख्स या हुकूमत से बहुत दिनों तक टकराव की पॉलिसी पर अमल करना तरक्की और कामयाबी में बाधा है। इसलिए अब दुश्मनी छोड़कर दोस्ती करें ताकि मुल्क में अकलियतों के हितों के लिए कुछ बेहतर हो सके। ईद के दौरान असम में मुबैना गैर कानूनी जबीहा के लिए गिरफ्तारियां की गई हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि ईद उल अजहा के दौरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी मवेशियों को ज़िबह करने के इल्जाम में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 16 गिरफ्तारियां असम के मुख्तलिफ जिलों में की गई, जिनमें कामरूप मेट्रो, धुबरी, होजई, कछार और श्रीभूमि शामिल हैं। काबिले जिक्र है कि पुलिस ने श्रीभूमि में 7 और कछार जिले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की खबर दी है। वजीर आला शर्मा ने कहा कि ईद के दौरान 5 गैर कानूनी मकामात का पर्दाफाश किया गया, जो सभी जनूबी असम की बराक घाटी में वाक़ हैं। उन्होंने दावा किया कि मुबैना तौर पर कत्ल की गई गायों के गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी के पास मुश्तबा आज़ा भी कई जगहों पर पाए गए हैं। ये गिरफ्तारियां असम कैटल प्रोटेक्शन एक्ट 2021 की खिलाफवर्जी के तहत की गई थी। अगस्त 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली हुकूमत के जरिए पास इस कड़े एक्ट ने कैटल प्रोटेक्शन एक्ट 1950 की जगह ले ली। कानून के मुताबिक गायों और उनके बछड़ों को ज़िबह नहीं किया जा सकता। 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशियों को सरकारी वेटरनरी हुकाम की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के बाद हुकाम की इजाजत से लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने में ज़िबह करने की इजाजत है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदुत्व तंजीमों ने मुबैना तौर पर त्योहार के दौरान कैचर और श्रीभूमि में गैर कानूनी गौहत्या के खिलाफ मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को इत्तला किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बीजेपी अकलियतों का दिल जीतने की प्लानिंग कर रही है। अपने इस खास मिशन के लिए पार्टी कल से अकलियतों के बीच उनके हुकूक और फर्ज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने को लेकर आइन की पॉकेट साइज कॉपियां बांटेगी। इसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लोगों को बताएगी। यही नहीं, पार्टी पढ़ाई में अच्छा मुजाहिरा करने वाले मदरसा तलबा को एजाज से नवाजेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अकलियतों के दरमियान अपनी पकड़ मजबूत करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अब पार्टी का माइनॉरिटी सेल पूरे सूबे में दरगाहों, मस्जिदों, मदरसों, चर्चों और गुरुद्वारों जैसे मजहबी मकामात के बाहर बैठकें करेगा, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और अकलियतों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों को प्रमोट किया जा सके। यूपी बीजेपी के माइनॉरिटी सेल सदर कुंवर बासित अली ने मीडिया को बताया कि पार्टी कल से अकलियतों के दरमियान उनके हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में शऊर बढ़ाने के लिए भारतीय आइन की पॉकेट साइज कापियां तकसीम करने की मुहिम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 11 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के तमाम अहम शहरों में अकलियतों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान के बैनर तले कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस तरह का पहला प्रोग्राम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में 12 जून को होगा। बासित अली ने कहा कि सेल तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मदरसा तलबा को इनाम देने के लिए देश का पैगाम प्रतिभा को सम्मान नाम का एक प्रोग्राम भी करेगा। साथ ही पार्टी
पार्टी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के खानदानों को भी सम्मानित करेगी। इस हिकमत अमली का जिक्र करते हुए बासित अली ने कहा, यह अकलियतों के साथ एतबार पर मबनी सियासत की तरफ एक अहम कदम है। पार्टी आलमी योग दिवस के मौके पर सूबे के 403 मदरसों में योगा के मुतालिक प्रोग्राम भी करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ पर आज चौपाल लगाया गया है। इसमें हम सरकारी योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो वरिष्ठ नागरिक हमारे हैं उन सभी को आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन करके उनको कार्ड देंगे। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो भी घरों से बाहर निकलें, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में भागीदार बने। आज का जो ये कार्यक्रम है और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, वहाँ पर ये जो किताब है, जो बुक है संविधान की, वो बांटी जा रही है। और ज़्यादातर तो सारे साथी संविधान के बारे में जानते हैं, लेकिन डीपली जो नॉलेज होनी चाहिए, क्या अधिकार हमारे माइनॉरिटी के जो समाज के लोग हैं उनके हैं, क्या सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, तो उसको विस्तार से डिटेल में जो है समझा जाए, पढ़ा जाए। उसके लिए यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किताब बांटने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम भी आए हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने कारकुनान से हर घर तक पहुंचने और सभी हिंदुओं को एक करने के लिए हिदायत दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका मकसद एक ऐसे समाज का तामीर करना है जो जात-पात की बुनियाद पर अदम मसावत से आजाद हो और कौम के लिए अपनी जिम्मेदारी से जगा हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ ने नवाबगंज के दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में स्वयंसेवकों से बात करते हुए ये तबसरा किया। उन्होंने कहा, हमें शाखा के जरिए हर घर और खानदान से राबता बनाए रखना चाहिए। हमें सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करना है। हर घर में संस्कार होने चाहिए और खानदानों में हम आहंगी होनी चाहिए, ताकि हर घर में सनातन रिवायत को फिर से कायम किया जा सके। भागवत ने दूसरे मुद्दों के अलावा शाखाओं के कामकाज और तालिबे इल्म के बीच खिदमत के काम पर चर्चा करने के लिए संघ के ओहदेदारों के साथ 4 बैठकें की। भागवत ने कहा कि आरएसएस शख्सियत की नशोनुमा के लिए काम करता है। शख्सियत की तरक्की का मतलब है खानदान के साथ साथ समाज, कौम और पूरी इंसानियत यानी कि दुनिया की जिम्मेदारी का एहसास। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि दुनिया एक खानदान है। जैसे जैसे संघ का दायरा बढ़ा या इसने अपना दायरा बढ़ाया और अपने कारकुनान के जरिए समाज जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना काम बढ़ाया। 2034 के आम चुनाव से वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम लागू होने की तैयारी है। इसकी वजह से 2029 के बाद जहां भी असेंबली इंतखाबात होंगे उनकी मियाद छोटी होगी। मरकजी हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि 2034 एक आम इंतखाबात तक पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इसके लिए हुकूमत आइन में बदलाव करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि 2034 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के साथ ही इन सूबों के इलेक्शन भी कराए जा सके। जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 के बाद 2032 में असेंबली इलेक्शन होने हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की वजह इस असेंबली की मियाद सिर्फ 2 साल की हो सकती है, ताकि 2034 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के साथ ही असेंबली इलेक्शन भी कराए जा सके। इस आई तरमीम मेंबरान असेंबली के मुताबिक सदर लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बैठक की तारीख पर एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इसमें बताया जाएगा कि अगला आम इलेक्शन कब होगा। मुमकिन है कि 2029 में होगा। इसके बाद बनने वाली सभी रियासती असेंबलियों की मियाद लोकसभा के 5 साल की मुद्दत के साथ ही खत्म हो जाएगी। अगर लोकसभा या किसी सूबे की असेंबली 5 साल से पहले ही तहलील हो जाती है तो बाकी बचे हुए वक्त के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। इससे ये यकीनी बनाया जाएगा कि अगला इलेक्शन अगले आम इंतखाबात के चक्कर के साथ ही हो। यहाँ तक कि जिन रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ भी असेंबली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के साथ ही कराए जाएंगे। हालांकि बिल में ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी सूबे की असेंबली का इलेक्शन बाकी देश के साथ नहीं कराया जा सकता तो वो सदर से सिफारिश कर सकता है। सदर उस सूबे में बाद में इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकता है। इससे बार बार इलेक्शन कराने का खर्च बचेगा और सरकार को तरक्की के कामों पर ध्यान देने का वक्त मिलेगा। लेकिन इसके लिए आइन में बदलाव करना होगा और सभी सियासी पार्टियों को मुत्तफिक होना होगा। ये एक लंबा और पेचीदा अमल है, लेकिन हुकूमत इसे पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। 19 जून को ये मेला दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगाया जाएगा। इस मेले का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।
कांग्रेस लीडर और ग्रेटर कैलाश असेंबली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे गर्वित सिंघवी ने कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस ने बिना सियासी फायदे के आज तक नौजवानों के लिए काम किया है और इसी कड़ी में अब रोजगार मेले देश भर के अंदर लगाए जाएंगे। रोजगार मेला आप लोग लगा रहे हैं, क्या है रोजगार मेला, क्यों लगाया जा रहा है दिल्ली में? जी, 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई हैं और 19 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महा रोजगार मेला, मेगा कैंप फॉर जॉब, ये हम लोगों का बीड़ा उठाया गया है इस बारी युवा कांग्रेस के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, जो कि सरकार बिल्कुल विफल रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप इनसे ब्यौरा मांगे, इन लोगों के पास में बोलने के लिए जवाब नहीं होगा, बड़े बड़े नेताओं के पास में। ये लोग क्लेम करते हैं आज की डेट में कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि 80 करोड़ लोगों को राशन देनी पड़े? दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने के लिए साबिक सीएम आतिशी कालकाजी वाकई बेजमीन कैंप पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आतिशी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रही है और इसी का विरोध करने के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। हाल ही में मद्रासी कैंप और कालकाजी इलाके में हुई कार्रवाई के बाद एहतजाज तेज हो गया है। अपोजिशन लगातार हुकूमत पर निशाना साध रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली की पूर्व वजीर आला और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मंगल को कालकाजी में वाक़े बेजमीन कैंप पहुंची, जहां उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आतिशी उन झुग्गी वासियों से मिलने पहुंची थी जिनके घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा, बीजेपी कल इन झुग्गियों को उजाड़ने जा रही है और मुझे आज जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं इन बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठा रही हूँ। रेखा गुप्ता और बीजेपी को इन झुग्गी वालों की हाय जरूर लगेगी। बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाएगी। साबिक सीएम ने यह दावा किया है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को कैंप में तैनात किया गया था। डीडीए की तरफ से झुग्गीवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसमें 3 दिन के अंदर तजावुजात हटाने की चेतावनी दी गई थी। कार्रवाई के खिलाफ आतिशी ने झुग्गीवासियों के साथ मिलकर नारेबाजी की और डीडीए के फैसले का सख्त विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी देखने को मिली। उधर कोर्ट ने हाल ही में बेजमीन कैंप से जुड़ी तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिससे ये साफ हो गया था कि यहाँ जल्द ही बुलडोजर चलेगा। डीडीए ने कोर्ट के हुक्म के बाद जगह जगह नोटिस चिपका दिए हैं और किसी भी वक्त ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मद्रासी कैंप में हुई कार्रवाई पर उठे सवालों के जवाब में कहा था, जो कोर्ट कहेगा वही होगा, किसी को भी कानून को अनदेखा करने का हक नहीं है। उनके इस बयान से ये वाज़ेह है कि दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें से किसी के पास भी लीगल दस्तावेज नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाकों में एक मुहिम के दौरान 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 20 मर्द, 16 ख्वातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। हिरासत में लिए गए ये लोग 11 परिवारों से हैं और कौमी राजधानी में इलीगली रह रहे थे। पुलिस ने डिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। ये परिवार हरियाणा के नूह के तैन गांव में ईंट भट्टों पर मजदूरी करते हैं। हरियाणा में बढ़ती कार्रवाई के बाईस ये लोग दिल्ली की घनी आबादी में बसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में निगरानी से बचने के लिए 2 समूहों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिया था। पुलिस ने मकामी रिहाइशों और किराना दुकानों से इसके बारे में मालूमात ली। पुलिस को इनकी मौजूदगी की खुफिया मालूमात मिली थी, जिसके बाद वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाके में छापेमारी की गई, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। बेनुल अक्वामी खलाई स्टेशन जा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उड़ान फिलहाल टल गई है। हालांकि एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख भी सामने आ गई है। एक्सियोम 4 मिशन के बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन जा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उड़ान फिलहाल टल गई है। हालांकि मिशन लॉन्चिंग की नई तारीख सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि ये फैसला खराब मौसम की वजह से लिया गया। अब कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून की जगह 11 जून को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 4 मिशन में शामिल किया गया है। ये मिशन आकाशगंगा के नाम से भी जाना जा रहा है। उनका खलाई सफर स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान से होगा। बता दें कि फजाइया के
पायलट ग्रुप कैप्टन शुक्ला को इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत चुना गया था और ये गगनयान मिशन के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि एक्सियम 4 मिशन में उनके सफर से खलाई परवाज के ऑपरेशन लॉन्च प्रोटोकॉल, माइक्रोग्रेविटी मुवाफकत और हंगामी तैयारियों में काबिल कद्र तजुर्बा मिलने की उम्मीद है। ये भारत के खलाई अजाइम के लिए जरूरी है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।